हे गाइस, माहौल जबरदस्त शानदार। आई होप रिवीजन आपका अच्छा चल रहा है, पूरे कंसंट्रेशन से आप पढ़ाई करो, विच इज ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंस। एंड सर, उससे ज्यादा अच्छा इंपॉर्टेंट क्या है सर? आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। आइए सरकार, हम शुरू करते हैं अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं हम सर, चैप्टर नंबर 18 की तरफ, इंस्पेक्शन, सर्च सीजर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ई वे बिल्स। सरकार आइए सर। बच्चों, बिफोर बिगिनिंग दिस चैप्टर, आई होप सर आप लोगों ने जो अपना फुल कोर्स बेस था या फास्ट ट्रैक बेस था या होस्ट था, आपने किसी और फैकल्टी से लिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लेक्चर्स, ये रिवीजन लेक्चर्स जो है वो सबके लिए रिलेवेंट है। पर हाँ, मेरा पॉइंट ये है कि सर ये जो चैप्टर्स हम पढ़ रहे हैं, इन चैप्टर से जो हम रिवीजन कर रहे हैं, इनको छोड़ने का नहीं सर। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये जो जीएसटी के प्रोसीजर चैप्टर जो होते हैं उन पे ध्यान नहीं देते, उनको अच्छे से नहीं पढ़ते सर। वहीं पर वो लोग क्या करते हैं, गलती कर रहे हैं सर। रीजन बिंग, ये जो जीएसटी के प्रोसीजर चैप्टर्स है सर, ये लगभग मेरा जो ओपिनियन है और जो जिस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं उस अकॉर्डिंग 15 से 20 मार्क कैरी करते हैं सर। इसलिए आप इन चैप्टर्स को मिस करने का बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते हो। अगर आपको सर 60, 70, 80, 90 इतने मार्क्स स्कोर करने हैं, इन चैप्टर्स पे भी ध्यान देना होगा सर। आपने देखा होगा सर, केवल एक अटेम्प्ट में सर 1000 से ऊपर एग्जामिशन है सर। मतलब ये एग्जामिशन जो बच्चों ने क्लेम किया है, उनकी मेहनत है। पर पॉइंट क्या है सर? उन्होंने इस बात को समझा है, इस बात को माना है कि सर जीएसटी के अंदर ये सारे चैप्टर्स, जो छोटे छोटे चैप्टर होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, तभी जाके सर मार्क्स आप स्कोर कर पाएंगे। वरना सर इतना स्कोर नहीं हो पाएगा जितना आप एक्सपेक्ट करते हो बच्चों। क्लियर? इसलिए आपको सारी चीजें पढ़नी है। हम लेक्चर्स के अंदर भी हर टॉपिक को कवर करते हैं, हर एक टॉपिक को डिटेल में हम डिस्कशन करके पूरा पढ़ते हैं सर। क्लियर? ये बात मैं आपको यहाँ पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप रिवीजन कर रहे हो, रिवीजन करते वक्त ये चैप्टर सारे आपके अच्छे से कवर होने चाहिए। एंड दीज रिवीजन लेक्चर्स विल डेफिनेटली हेल्प यू to cover up all these chapters very smoothly, smartly and in a very short span of time। सर ध्यान दीजिएगा सर, एक छोटा सा एग्जांपल और दे देता हूं मैं सर। ध्यान दीजिए, फॉर एग्जांपल 16 मार्क्स। आज अगर हम बात करें अकाउंटेंसी की सर, एफआर की बात करें तो सर अमलगमेशन चैप्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, बहुत बड़ा चैप्टर है सर। 16 मार्क का क्वेश्चन, अगर उसका बड़ा क्वेश्चन आता है उसके लिए आप सोचिए कितने नंबर ऑफ आवर्स आप सर क्लासेस के लिए प्लस आफ्टर द क्लास आप उसमें इन्वेस्ट करते हो सर। मैं उतना टाइम नहीं मांग रहा, उसका 10% टाइम भी अगर आपने इन प्रोसीजर चैप्टर पे दे दिया सर, माहौल बनने वाला है सर। क्यों अपने वही 15 से 16 मार्क्स जो आप अमलगमेशन के लिए लगाते हो सर, उसका केवल 10% भी टाइम अगर आपने इन चैप्टर्स के लिए लगा दिया, डेफिनेटली जिंदगी में सर मजा आने वाला है। क्योंकि डेफिनेटली ये इनडायरेक्ट टैक्स जिस तरह से हम पढ़ते हैं कॉन्सेप्चुअली, प्रैक्टिकली सर, ये वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपके लिए बेटा। क्लियर? इसलिए अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, पूरे कंसंट्रेशन से पढ़िए। आइए सर, आज का प्रवचन हो गया सर, हम शुरू करते हैं पढ़ाई के बारे में सर। इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर एंड ई वे बिल्स सर। सबसे पहला सेक्शन नंबर 67, पावर ऑफ इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर। जॉइंट कमिश्नर या उसके अबोव रैंक वाले ऑफिसर के पास पावर है कि अगर उसके पास रीजन टू बिलीव है, क्या है मालिक? रीजन टू बिलीव है कि सर एसएससी ने इनमें से कोई भी कॉन्ट्रवेशन किया है, क्या सप्रेस्ड एनी ट्रांजैक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, बोथ, या फिर उसने कोई इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू स्टॉक इन हैंड सप्रेस करिए, या फिर उसने एक्सेस आईटीसी क्लेम किया है, या फिर कोई भी स्टैट्यूटरी प्रोविजंस ऑफ द एक्ट को एंड रूल्स मेथड अंडर उसको उसने ब्रेक किया है, कॉन्ट्रावेन किया है, या फिर सर उसने किसी गुड्स को इस तरह से छुपा के रखा है विच हैव एस्केप्ड पेमेंट ऑफ टैक्स और इन सच मैनर विच आर लाइकली टू कॉज द एवेजन ऑफ टैक्स। तो ऐसे केस में सर इंस्पेक्शन सर्च का पावर है डिपार्टमेंट पास। एंड सर ऐसे केस में डिपार्टमेंट क्या कर सकता है सर? उसके प्रीमाइसेस पे जाकर सर्च भी कर सकता है। क्लियर? सर ध्यान देना, सर्च करने के लिए सर्च वारंट रिक्वायर्ड है। ओके सर। अब सर सबसे पहली बात, ऑफिसर्स, पावर ऑफ ऑफिसर्स ड्यूरिंग द सर्च। वैसे आपको बताता हूं, आपने रेड मूवी देखी होगी सर, स्पेशल 26 मूवी भी देखी होगी आपने सर। उसमें देखा होगा आपने, जो सर्च करने ऑफिसर आते हैं उनके पास जो पावर होते हैं सर, वो सारे पावर यहाँ पे भी होते हैं सर। क्योंकि लिखा है क्या, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के सारे प्रोविजंस यहाँ पे भी अप्लाई होते हैं इन केस ऑफ सर्च। देखो सर्च का सिंपल सा मीनिंग क्या है? ढूंढना सर। कोई चीज जो आपने छुपा रखी है उसको ढूंढ रहे वो लोग सर, और ढूंढने के लिए सर उनको एनी प्रीमाइसेस का पावर दे रखा है। केवल रजिस्टर्ड प्रीमाइसेस के लिए नहीं, एनी प्रीमाइसेस पे वो सर्च कर सकते हैं। और सर सर्च करते वक्त आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा, नहीं तो सर थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, पर सर्च से डर लगता है, ध्यान रखिएगा आप। ओके सरकार, अब आइए हम बात करते हैं इंस्पेक्शन। सर सबसे पहली बात, एनी प्लेस ऑफ बिजनेस पर डिपार्टमेंट जाके, डिपार्टमेंट के प्रॉपर ऑफिस से जाके क्या कर सकते हैं? इंस्पेक्शन कर सकते हैं। अगर उनको लगता है कि कोई गुड्स या डॉक्यूमेंट्स वगैरह ऐसे है जहां पर सर जिनके बेस पर ये प्रूव होता है कि टैक्स एवेजन हुआ, तो उनको सीज भी कर सकते हैं। अच्छा एक बात ध्यान रखना, वो सर्च करेंगे कहां पर? वो इंस्पेक्शन करेंगे कहां? प्लेस ऑफ बिजनेस का। ये केवल इंस्पेक्शन है बेटा, सर्च तो एनी प्रीमाइस हो सकता है सर। एंड ट्रांसपोर्टर के प्लेस पे भी वो क्या कर सकते हैं सर? इंस्पेक्शन कर सकते हैं। क्योंकि सर ट्रांसपोर्टर अगर ऐसे कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहा है जिसमें टैक्स इवेड हुआ हुआ, या फिर वेयर हाउस ऑपरेटर ने गोडाउन में या वेयर हाउस में कोई गुड्स ऐसी स्टोर कराई हुई जिसमें टैक्स इवेड हुआ हुआ, तो सारे प्लेसेस को क्या कर सकते हैं भाई? इंस्पेक्शन कर सकते हैं सर ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन।
सर उनको लगा मामला गड़बड़ है, तो वो इंस्पेक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू सर्च एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम, और सर्च किया उन्होंने उस टाइम, उनको कोई गुड्स या डॉक्यूमेंट्स या थिंग्स ऐसी मिली विच आर रिलेवेंट फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, जिनके रेस्पेक्ट में टैक्स इवेड हुआ हुआ, तो ऐसे केस में उनको वो सीज भी कर सकते हैं। क्लियर सरकार? उसके बाद उस पर शो कोर्स नोटिस वगैरह सर होगा, उसके बाद ऑर्डर पास होगा कॉन्फिस्केशन का कि सर ये कॉन्फिस्केट करने की नहीं करने। ओके, सील और ब्रेक ओपन द डोर। सरकार अगर आप, सर कोई दरवाजा है खुल नहीं रहा है, तो सर ओ दया दरवाजा तोड़। सरकार उनके पास पावर है कि सर वो किसी भी डोर को तोड़ सकते हैं अगर आपने नहीं खुलवाया तो। समझे मेरी बात? सर ताला है नहीं खुल रहा है, तोड़वा देंगे सर। समझे मेरी बात? दे हैव द पावर, एंड सर उनको लगता है कि मामला गड़बड़ है तो दे कैन कॉन्फिस्केट, दे कैन सीज द गुड्स ऑल्सो। और हाँ सर, अगर मान लो गुड्स की क्वांटिटी इतनी ज्यादा है कि दे कैन नॉट सीज द गुड्स एंड टेक देम विद अलोंग विद देम, तो ऐसे केस में सर वो क्या कर देंगे, गुड्स को सील से सर पैक कर देंगे, डिपार्टमेंट सील से सील पैक कर देंगे, और उसको यू कैन नॉट डील विद द गुड्स अंटिल केस हैज बीन फाइनलाइज्ड। ओके सर, देन रिटर्न ऑफ सीज्ड गुड्स बुक्स और थिंग्स। सर उन्होंने गुड्स डॉक्यूमेंट्स वगैरह सीज कर लिए, अब सर रिटर्न करना है, तो सर उन्होंने क्या किया, सबसे पहली बात जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सीज किए उसमें क्या होता है सर, दे आर रिक्वायर्ड टू इशू द शो कोर्स नोटिस विद इन द नेक्स्ट 6 मंथ। तो सर जब वो शो कोर्स नोटिस सर्व करेंगे उसमें रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स का भी लिस्ट दिया होता है। सर अगर जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने रिलाय किए इनके बेस में मैंने शो को सर्व किया, वो तो डॉक्यूमेंट अपने पास रखेंगे, पर जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने सर उनके यूज के नहीं है, विच आर नॉट रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट, उनको अगले 30 दिन में उनको रिटर्न करना पड़ेगा। जिस दिन नोटिस सर्व किया उसके 30 दिन में रिटर्न करना पड़ेगा, ये एसएससी का राइट है, वो ले सकता है। अच्छा सर, पर जिन डॉक्यूमेंट्स पे रिलाई अपन किया है उन्होंने फॉर द पर्पस ऑफ इश्यू ऑफ नोटिस, वो अपने पास रखेंगे, पर हाँ फोटोकॉपी कैन बी टेकन बाय द एसएससी, फोटोकॉपी ले सकता है, पर कमिश्नर के पास पावर है कि वो चाहे तो सर फोटोकॉपी देने के लिए भी मना कर सकता है अगर उसको लगता है कि इट विल अफेक्ट द इंक्वायरी इन सर एडवर्स मैनर। ओके सरकार, रिलीज ऑफ सीज्ड गुड्स। अब गुड्स की बात करूं बेटा मैं, प्रोविजनल बेसिस, अगर आपने कोई बॉन्ड साइन कर दिया अलॉन्ग द सिक्योरिटी और श्योरिटी, तो ऐसे केस में आपकी गुड्स प्रोविजनल बेस पे रिलीज कर देंगे, और बाद में अगर केस फाइनलाइज हो गया और अगर आप केस जीत गए तो ठीक है सर, केस अगर आप हार गए तो वो गुड्स आपको वापस से रिप्रोड्यूस करने पड़ेंगे, और अगर गुड्स आपने बेच दिए तो इसका सेल कंसिडरेशन जो था वो आपको रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा। सर नेक्स्ट आता है क्या, एक्चुअल रिलीज ऑफ गुड्स। सर आपका गुड्स सीज हो गए, 6 महीने हो गए भाई, कोई शो कोर्स नोटिस सर्व ही नहीं किया, क्लियर, तो ऐसे केस में गुड्स आर लायबल टू बी रिलीज्ड। सर समझे मेरी बात? गुड्स आपको वापस देने पड़ेंगे, प्लस कमिश्नर के पास पावर है कि डिपार्टमेंट को 6 महीने का टाइम और दे सकता है अगर रीजनेबल केस है तो। देन डिस्पोजल ऑफ द गुड्स। सर अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर के, हैजार्डियस नेचर के, तो ऐसे केस में इमीडिएटली गुड्स को क्या कर देंगे वो लोग, डिस्पोज ऑफ कर देंगे। डिस्पोज ऑफ करने के बाद जो पैसा आएगा उस पैसे पे केस चलेगा कि ये पैसा आपका है हमारा। सरकार देन सर प्रोसीजर फॉर कंडक्टिंग सर्च, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के सारे प्रोविजन यहाँ पे अप्लाई होते हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट टू बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग सर्च। सर सबसे पहले बात सर्च वारंट होना चाहिए, सर्च वारंट के अंदर एड्रेस लिखा होता है, इस प्रेमिस का सर्च होगा। फिर सर एटलीस्ट वहां पर एक लेडी ऑफिसर भी होनी चाहिए। देन सर जो भी ऑफिसर सर्च करने आ रहे हैं दे शुड डिस्क्लोज देयर आइडेंटिटी बाय शोइंग द आईडी कार्ड्स, एंड सर उनको प्रॉपर सर्च वारंट दिखाना पड़ेगा कि हाँ साहब ये सर्च हो रहा है, और 2 इंडिपेंडेंट विटनेस के प्रेजेंस में सर्च होगी। सरकार देखिए ध्यान से, 2 इंडिपेंडेंट विटनेस के प्रेजेंस में सर्च होगी। जो भी ऑफिसर सर्च करने आ रहे हैं उनका भी सर पर्सनल सर्च एक बार किया जाएगा कि मान लो पता पड़ा अंदर गए सर, सर्च करने के अंदर गए और सर बप्पी लेरी बन के बाहर आए सर, हाँ है ना भाई, सर सब ज्वेलरी वगैरह पहन बना के आगे बाहर सर और बोल देंगे हमारी, सर नहीं ऐसा नहीं। इसलिए जो भी ऑफिसर सर्च करने जा रहे हैं उनका पर्सनल सर्च पहले होगा, जब वो सर्च करके बाहर निकलेंगे तब 2 इंडिपेंडेंट विटनेस की प्रेजेंस में उनका खुद का पर्सनल सर्च होगा कि इन्होंने कोई पर्सनली कोई गुड्स चुरा तो नहीं लिया अंदर से। वैसे ऐसे ऑफिसर होते नहीं सर देश के अंदर, बहुत ईमानदार ऑफिसर है आपको पता है। और हाँ सर जब कंप्लीट हो जाएगी तब उसका एक पंचनामा या महजर भी बनेगा जिसके अंदर साइन भी होंगे 2 विटनेस के, आपके भी जो एसएससी उसके भी साइन होंगे और ऑफिसर के भी साइन होंगे बेटा। सर समरी एक तरह से सर्च में क्या क्या मिला क्या क्या नहीं मिला। ओके सर, पावर ऑफ समन, पावर टू समन पर्सन्स टू गिव एविडेंस एंड प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट। सर समन मतलब क्या है सर, देना प्रॉपर ऑफिसर के पास पावर है कि सर अगर आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड चाहिए या सर आपसे कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए तो सर वो आपको समन इश्यू कर सकता है। समन मतलब बुलावा आया है, माता ने बुलाया है और जाना ही पड़ेगा। ध्यान देना सर, अगर आपको समन इश्यू हो गया है तो आपको इधर पर्सनली और थ्रू योर ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव जाना ही पड़ेगा, नहीं तो वो उठा के लेके आएंगे। ध्यान देना बेटा, सर इंडियन पिनल कोड के प्रोविजन से हार्ट होते हैं। एंड सर ध्यान देना, याद करो सिंघम, सिंघम मूवी अगर आपने देखी होगी सर, जयकांत शिकरे रहा है ना सर, उसको समन इश्यू क्या याद है, अगले 15 दिन यहां पर आके रजिस्टर में साइन करके जाना, याद है क्या बच्चे? सर अगर नहीं आया तो उठा के लेके आएंगे, याद है? सिंघम आता माजी सटकली आली राली। सर आगे वाला डायलॉग आप बोलते रहना, ओके, क्योंकि अपना टाइम तो आएगा ही आएगा भाई। तो सर कुल मिला के प्रॉपर ऑफिसर के पास पावर है कि अगर उसको लगता है कि कोई एसएससी सर किसी भी पर्सन से कोई भी डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन चाहिए या उसकी पर्सनल प्रेजेंस चाहिए, सर किसी पर्सन को एग्जामिन करना है ऑन ओथ,
कि भाई गीता रीटा सीटा जिसको भी तू मानता है, प्यार मोहब्बत करता है, उस पर हाथ रख और कसम खा के बोल कि सर जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, नहीं तो ये आपकी। सर अब ऐसे केस में ऑफिसर क्या करता है सर, समन नोटिस इश्यू करता है। समन के केस में आपको कंप्लाई करना ही पड़ेगा, सारी इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, इधर पर्सनली आपको जाना पड़ेगा और थ्रू ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव आपको जाना पड़ेगा, नहीं तो सर पेनल्टी अप टू ₹25,000 अंडर सेक्शन 123 लग जाएगी, 122 सबसेक्शन 3 लग जाएगी सर। एक्सेस टू बिजनेस प्रीमाइसेस, सर जॉइंट कमिश्नर या उसके अबव रैंक वाले ऑफिसर के पास पावर है कि ऐसे केस में सर किसी भी रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस पर सर वो जा सकते हैं वेरिफिकेशन, चेकिंग, इंस्पेक्शन एटसेट्रा के लिए। प्लस सर अगर ऐसे ऑफिसर वहां पे नॉर्मल इंस्पेक्शन वेरिफिकेशन के लिए वो प्लेस ऑफ बिजनेस पे ही जाएंगे बेटा, कहीं और नहीं जाएंगे। सर गए हैं तो आपको कॉपरेट करना पड़ेगा, सारी इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड वगैरह देने पड़ेंगे, या फिर वो सीए या कॉस्ट अकाउंटेंट जो स्पेशल ऑडिट करना है वो आ सकता है और सर आपको इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड वगैरह देने पड़ेंगे। सर कंप्यूटर बेस्ड काम होता है तो कंप्यूटर का एक्सेस देना पड़ेगा। एंड हाँ सर अगर आपके रिकॉर्ड्स अपडेटेड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैक्सिमम 15 दिन का टाइम वो देंगे या फर्दर एक्सटेंशन इफ एनी रिक्वायर्ड बाय द एसएससी एज पर द केस, डिपेंड्स ऑन केस टू केस। ऐसे केस में आपको इतने दिन में रिकॉर्ड्स अपडेट करके उनको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। ओके सर, ऑफिसर्स टू असिस्ट प्रॉपर ऑफिसर, सरकार ऑल पुलिस ऑफिसर्स वगैरह, विलेज ऑफिसर्स, अरे हाँ है ना, वो हेल्प करेंगे जीएसटी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स की ड्यूरिंग दीज ऑल ऑपरेशंस। सर ऑल ऑफिसर ऑफ पुलिस, रेलवे, कस्टम्स एंड दोज एंगेज इन कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू इंक्लूडिंग विलेज ऑफिसर्स, ऑफिसर ऑफ द स्टेट टैक्स, ऑफिसर ऑफ द यूनियन टेरिटरी टैक्स शेल एंड और अदर नोटिफाइड क्लास ऑफ पर्सन ऑफिसर्स शेल असिस्ट द प्रॉपर ऑफिसर इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट। क्योंकि अगर मान लो किसी जगह रेड कर रहे हैं सर, वहां के लोग क्या होते हैं कई बार भड़क जाते हैं सर आतंकवादी सटक लिए, हाँ है ना बेटा, वहां पे पुलिस वाले और सब हेल्प करेंगे इनकी। ओके, इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स इन मूवमेंट आ गया है ईवी बिल। सर ये रहा सेक्शन में 68 जिसने पावर दिया ऑफिसर को कि सर पहली बात तो ये यहाँ इस सेक्शन के थ्रू आया कि ड्यूरिंग ट्रांजिट ऑफ द गुड्स गवर्नमेंट चाहे तो कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह प्रिस्क्राइब कर सकती है, वो डॉक्यूमेंट आपको साथ में रखना पड़ेगा। एंड सर डिपार्टमेंट के पास पावर है, डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को पावर दे देगी, ये सेक्शन में पावर दिया है कि वो व्हीकल्स को या किसी भी कन्वेंस को इंटरसेप्ट करके डॉक्यूमेंट चेक कर सकती है। और उसके थ्रू आया ईवे बिल रूल्स। सर रूल नंबर 138, सरकार क्या कहता है ईवे बिल्स के बारे में कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु कॉजेज मूवमेंट ऑफ द गुड्स, सर जहां पे वैल्यू ऑफ द गुड्स इज एक्सीडिंग ₹50,000, सर एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु इज कॉजिंग मूवमेंट ऑफ द गुड्स, sir registered person should cause the movement of the goods of the consignment value exceeding ₹50,000। sir ध्यान देना सबसे पहली बात, ये 50,000 जो है वैल्यू, दिस इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, बट दिस एक्सक्लूड्स वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई। अगर उसमें उस कंसाइनमेंट कुछ एग्जाम गुड्स भी है तो उसको हटाने के बाद, क्लियर सर, पर दिस इंक्लूड्स जीएसटी अमाउंट ऑल्सो। और एक्सीड अगर 50,000 करता है, भले वो मूवमेंट जो हो रहा है वो फॉर द पर्पज ऑफ सप्लाई हो रहा है, अदर देन फॉर द पर्पज ऑफ सप्लाई हो रहा है, जैसे आप रिपेयरिंग के लिए गुड्स भेज रहे हो, जॉब वर्कर के भेज रहे हो, सरकार सब कुछ इसमें इंक्लूड होता है। या फिर सर अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हो, अनरजिस्टर्ड अगर आप परचेज कर रहे हो तो सर ध्यान देना, रजिस्टर्ड पर्सन जब अनरजिस्टर्ड परचेज करेगा तो हमेशा माना जाता है कि रजिस्टर्ड पर्सन जो रेसिपिएंट वही मूवमेंट कोज करा रहा है और उसकी को सर ईवी बिल इश्यू करना पड़ेगा। अब सर अगर कंसाइनमेंट वैल्यू इज एक्सीडिंग ₹50,000 तो ऐसे केस में ऑन और बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ द गुड्स ईवी बिल इश्यू करना पड़ेगा। अब इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। अच्छा एक बात और सर, पहली बात तो ये, अगर प्रिंसिपल से जॉब वर्कर के गुड्स जा रहा है इंटरस्टेट, सेकंड थिंग हैंडीक्राफ्ट गुड्स जा रहा है इंटरस्टेट, सर और ये हैंडीक्राफ्ट गुड्स कौन भेज रहा है भाई, सर ऐसा पर्सन भेज रहा है हु हैज बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, 20 लाख तक का एग्जेम्पशन मिलता है हैंडीक्राफ्ट गुड्स के केस में, रजिस्ट्रेशन में इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो फिर भी। तो सर ये दो लोगों को इररेस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स इनको ईवी बिल इश्यू करना पड़ेगा, भले वैल्यू 50,000 क्रॉस करे ना करे। अच्छा अब नेक्स्ट बात जो बच्चों को मेनली कंफ्यूजन होता है, कई सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि सर ये ईवी बिल केवल इंटरस्टेट सप्लाई में इश्यू करना पड़ता है क्या? अरे भाई इंट्रा हो, इंटर हो, पास वाली रोड पे हो, पास वाली दुकान पे हो, सर जहां पर मूवमेंट ऑफ द गुड्स हो रहा है वहां पर ईवी बिल इश्यू करना पड़ेगा अगर वैल्यू इज एक्सीडिंग ₹50,000। ये दो केस में 50,000 की वैल्यू नहीं देखनी है, इररेस्पेक्टिव वैल्यू आपको सर ईवी बिल इश्यू करना पड़ेगा, भले सर मूवमेंट ऑफ द गुड्स हो रहा है तो भी। सर समझे मेरी बात, भले फॉर द पर्पस ऑफ सप्लाई हो रहा है या अदर देन फॉर द पर्पस ऑफ सप्लाई हो रहा है, क्लियर। अच्छा ये दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में क्या होता है सर, जो भी इनवॉइस की इंफॉर्मेशन थी लगभग वो सारी इंफॉर्मेशन उसमें पार्ट ए में लिखी होती है बच्चों। सर पार्ट बी के अंदर ट्रांसपोर्टर की डिटेल होती है बेटा, कि सर ट्रांसपोर्टर कौन है, उसका सर व्हीकल नंबर या सर कंसर्न सारी डिटेल होती है सर उसके अंदर, क्लियर। सर पार्ट बी जनरेट होगा, उसके बाद ईवी बिल जनरेट होगा बेटा, ध्यान रखना, क्लियर। अच्छा पार्ट ए आपने जनरेट कर दिया, तब एक यूनिक नंबर मिलता है, वो 15 डेज तक वैलिड रहता है, तब तक आप ट्रांसपोर्टर की डिटेल डाल दीजिए, फिर पार्ट बी फिल हो गया, उसके बाद ईवी बिल नंबर जनरेट होता है बेटा, क्लियर। समझे मेरी बात बच्चों, और पार्ट बी नहीं फिल किया मतलब ईवी बिल जनरेट नहीं हुआ, ध्यान रखना बेटा, क्लियर, डन। अच्छा आइए एक दो बात और कर लेते हैं हम। सर बिल टू शिफ्ट मॉडल जो होता है, बिल टू शिफ्ट मॉडल के केस में सर ए ने बी सर मान लो सर ए ने ऑर्डर किया बी को और बी ने सर बोला क्या,
गुड्स को मूवमेंट करके डायरेक्ट कहाँ ले जाओ, सी को। तो सर ऐसे केस में बी से डायरेक्ट गुड्स कहाँ जा रहा है, सी के पास जा रहा है। तो ऐसे केस में सर भले वहां दो ट्रांजेक्शन, दो सप्लाई इन्वॉल्व है, पर ईवी बिल एक ही रिक्वायर्ड है, क्योंकि मूवमेंट ऑफ द गुड्स एक बार ही हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ईवी बिल के अंदर भी बिल टू शिफ्ट का ऑप्शन आता है साहब। आइए सर, इन्फॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड इन ईवी बिल, मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं पार्ट ए में। तो सर सप्लायर की इन्फॉर्मेशन, जीएसटी नंबर होता है सप्लायर का, रेसिपिएंट का, सारी बात मैं कर चुका हूं। जो इनवॉइस में इन्फॉर्मेशन थी वो सारी। पार्ट बी में ट्रांसपोर्ट की सारी डिटेल होती है सर। ओके सर, अब पार्ट ए में जो इन्फॉर्मेशन है, पार्ट ए सर या तो कंसर्न बनाए या कंसर्न ही फिल करे, या फिर सर आप चाहे तो ट्रांसपोर्टर को भी ऑथराइज कर सकते हो, ट्रांसपोर्टर भी आपके बिहाफ पर पार्ट ए फिल कर सकता है। प्लस 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 सर अगर कोई गुड्स कुरियर के थ्रू जा रही है या ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जा रही है, तो आप कुरियर एजेंसी या ई कॉमर्स ऑपरेटर को भी ऑथराइज कर सकते हो कि वो चाहे तो पार्ट ए फिल कर दे बच्चों। ओके, हु इज मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू जनरेट द ईवी बिल, एवरी मूवमेंट ऑफ द गुड्स। अगर रजिस्टर्ड पर्सन कर रहा है तो सर जहां पे वैल्यू एक्सीडिंग ₹50,000 है वहां पे ईवी बिल जनरेट करना कंपलसरी, भले वो खुद के व्हीकल से ट्रांसपोर्ट करे, हायर्ड वन से करे या कैसे भी करे। अगर बाय रोड जा रहा है तो बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ द गुड्स ईवी बिल इशू करना कंपलसरी। पर अगर ट्रांसपोर्ट इज बाय सर वेसल या एयरक्राफ्ट, सर वेसल एयरक्राफ्ट या रेलवे के थ्रू अगर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो वहां पे ध्यान दीजिएगा बेटा, सर पार्ट ए तो आप फिल कर लेंगे। क्लियर। पार्ट बी में क्या होता है सर, कन्वेंस का डिटेल डालना पड़ता है सर। तो वहां पर बोला है कि रेलवे वेसल एयरक्राफ्ट के केस में आप चाहे तो इवन आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ द गुड्स कन्वेंस का डिटेल डाल सकते हो, पार्ट बी फिल कर सकते हो। पर सर यहां पे कंपलसरी नहीं कि बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ द गुड्स पार्ट बी फिल करें आप। क्लियर। पर रेलवे के केस में बोलते हैं कि रेलवे विल नॉट डिलीवर द गुड्स अनलेस ईवी बिल हैज बीन डिलीवर्ड टू देम। सर मतलब रेलवे से अगर आपको गुड्स चाहिए तो ईवी बिल देना पड़ेगा, तभी जाके आपको वो ईवी बिल मतलब पार्ट भी फिल हो गया है तो ही आपको गुड्स देंगे, वरना गुड्स नहीं देंगे। प्लस यहां बोल दिया क्या, अगर मान लो किसी रजिस्टर्ड पर्सन ने मूवमेंट ऑफ द गुड्स करवाया है पर उसने ईवी बिल जनरेट नहीं किया और ट्रांसपोर्टर को हैंड ओवर कर दी गुड्स, तो ट्रांसपोर्टर की जिम्मेदारी है कि बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ द गुड्स वो क्या करे, ईवी बिल जनरेट करे बच्चों। ओके सर, अदर रिलेवेंट पॉइंट, सबसे पहली बात, इफ द गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय रेलवे, मैं ऑलरेडी बात आपसे कर चुका हूं। देन सर अगर वैल्यू मोर देन 50,000 नहीं है, अप टू ₹50,000 है, तो ऐसे केस में सर ट्रांसपोर्टर या कंसानी चाहे तो ईवी बिल इशू करे, उनकी चॉइस है सर, कर दिया तो कोई नुकसान नहीं है सर। ओके सर, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन ने मूवमेंट ऑफ द गुड्स कराया है, भले इन हिज ओन कन्वेंस या सर जैसे मान लो आप किसी शोरूम पे गए, आपने लैपटॉप परचेज किया 1 लाख रुपए का, अब सर 2 लाख रुपए का लैपटॉप परचेज किया, ऐसे केस में आप अनरजिस्टर्ड मान लो, आपने बिजनेस के लिए परचेज नहीं किया, वहां पे ईवी बिल इशू नहीं करोगे तो भी चल जाएगा साहब। क्लियर। क्योंकि रजिस्टर्ड पर्सन अगर मूवमेंट ऑफ द गुड्स कराता है तो ऐसे केस में ईवी बिल इशू करना कंपलसरी। अच्छा, अनरजिस्टर्ड से अगर रजिस्टर्ड परचेज करता है तो ऐसे केस में हमेशा माना जाता है कि रजिस्टर्ड पर्सन जो रेसिपिएंट है उसने मूवमेंट कराया और उसको ईवी बिल इशू करना पड़ता है सर। ओके, व्हेन इट इज नॉट मैंडेटरी टू फर्निश द डिटेल्स ऑफ कन्वेंस इन पार्ट बी, सर पार्ट बी फिल करना कब कंपलसरी नहीं, 2 केस में। सर मेरे यहां से गुड्स ट्रांसपोर्टर के प्लेस ऑफ बिजनेस तक जा रहा है जो विद इन द सेम स्टेट है, सर कहा जा रहा है ट्रांसपोर्टर के जा रहा है जो विद इन 50 किलोमीटर है, जहां से फर्दर ट्रांसपोर्ट होगा। सर ट्रांसपोर्टर के यहां से वो कन्वेंस चेंज करके किसी और जगह भेजने वाला है। क्लियर। सेकंड, ट्रांसपोर्टर के प्लेस से फाइनली कंसाइनी के यहां पे गुड्स जा रहा है जो विद इन 50 किलोमीटर विद इन द सेम स्टेट है, तो ऐसे केस में अगेन ईवी बिल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है अगर अप टू 50 किलोमीटर की डिस्टेंस है बिटवीन कंसर्नर्स प्लेस टू द ट्रांसपोर्टर प्लेस या ट्रांसपोर्टर प्लेस टू कंसर्निस प्लेस। ओके सर, यूनिक ईवी बिल नंबर इशू हो जाएगा पार्ट भी बनने के बाद। ओके, ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन कन्वेंस टू अनदर कन्वेंस, सर आप मान लो रास्ते में गाड़ी खराब हो गई है, किसी वजह से एक कन्वेंस से दूसरे कन्वेंस में गुड्स शिफ्ट कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो, बट बिफोर शिफ्टिंग द गुड्स ईवी बिल का पार्ट बी में अपडेशन आपको करना पड़ेगा। क्लियर। एंड देन लेटेस्ट व्हीकल नंबर हमेशा रहना चाहिए, जब मूवमेंट ऑफ द गुड्स हो रहा है ऑफिसर ने गाड़ी चेक करी तो उसमें जो ईवी बिल में व्हीकल नंबर वही व्हीकल नंबर होना चाहिए एक्चुअली। ओके, कंसोलिडेटेड ईवी बिल, ट्रांसपोर्टर के पास ऑप्शन है कि वो चाहे तो जैसे मान लो मेरे ट्रक के अंदर 10 लोगों की गुड्स, आपके भी सबके अलग अलग ईवी बिल है, मैं चाहता हूं एक सिंगल कंसोलिडेटेड ईवी बिल बना सकता हूं, ऑप्शन है सर। आइए, इंफॉर्मेशन सबमिटेड फॉर ईवी बिल कैन बी यूज्ड फॉर फाइलिंग द जीएसटी रिटर्न। जैसे आप सर ईवी बिल का पार्ट ए फिल करते हो, पार्ट बी फिल करते हो, तो सर ईवी बिल जनरेट हुआ वहीं से तो इन्फॉर्मेशन फैच हो जाएगी और जीएसटी का GSTR1 जो है आपका स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑटोमेटिक इन्फॉर्मेशन फैच होके सर सप्लायर के GSTR1 में चली जाएगी साहब। आइए, कैंसिलेशन ऑफ ईवी बिल, सर विद इन 24 आवर ऑफ द जनरेशन ऑफ द ईवी बिल, सर ईवी बिल को आप चाहे तो कैंसिल कर सकते हो, पर ध्यान रखना ईवी बिल एक बार इशू हो गया उसमें कभी भी करेक्शन नहीं हो सकता है। हाँ, अगर व्हीकल शिफ्ट किया आपने, गुड्स शिफ्ट करके किसी और व्हीकल में व्हीकल नंबर अपडेट कर सकते हो किसी भी नंबर ऑफ एन नंबर ऑफ टाइम्स। क्लियर। पर सर उसमें बाकी चीजें इंफॉर्मेशन चेंज नहीं होती है, पर आप चाहे तो विद इन 24 आवर्स उसको क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। पर हाँ, अगर कोई ईवी बिल वेरीफाई हो चुका है ड्यूरिंग ट्रांजिट, उसके बाद कभी भी ईवी बिल कैंसिल नहीं हो सकता। क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट आता है क्या, वैलिडिटी पीरियड ऑफ ईवी बिल, सर अप टू 200 किलोमीटर, सर 1 दिन का टाइम मिलता है, ईवी बिल वैलिड रखा है 1 दिन के लिए, बट फॉर आफ्टर 200 किलोमीटर फॉर ईच 200 एडिशनली 200
किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ 1 एडिशनल डे। पर अगर आप ओवर डायमेंशनल कार्गो में गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो या फिर मल्टी मॉडल शिपमेंट है जिसमें एटलीस्ट 1 लेग इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय शिप, तो ऐसे केस में 20 किलोमीटर के लिए 1 दिन का टाइम मिलेगा आपको। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं सर, 20 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ 1 डे इज वैलिड। ओके, अच्छा ये 1 डे जो काउंट होता है कब से काउंट होता है? जिस दिन ईवी बिल जनरेट किया है वो दिन का मिडनाइट, रात को 12 बजे, वहां से सर एक दिन काउंट करना आपको। सर समझे मेरी बात? मिड डे से, मिडनाइट से, सॉरी। ओके, एक्सटेंशन ऑफ वैलिडिटी पीरियड, सर कमिश्नर के पास पावर है कि वो चाहे तो एक्सटेंशन दे सकता है। प्लस अगर कभी एक्सेप्शनल नेचर का केस हो गया, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया, तो ऐसे केस में ट्रांसपोर्टर को पावर दे रखा है कि वो चाहे तो ईवी बिल की वैलिडिटी को एक्सटेंड कर सकता है इन केस ऑफ एक्सेप्शनल केस। क्लियर, पर जब ईवी बिल एक्सपायर हुआ उसके 8 घंटे के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? सर ईवी बिल की वैलिडिटी को एक्सटेंड करना पड़ेगा, उसके बाद नहीं हो पाएगा। ओके, एक्सेप्टेंस ऑफ ईवी बिल, सर कंसर्न जिसने भी ईवी बिल जनरेट किया है अदर पार्टी को क्या करना पड़ेगा? एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पर अगर उसने एक्सेप्ट नहीं किया तो मान लेंगे कि एक्सेप्ट हो गया है, पर उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा विद इन 72 आवर्स और डिलीवरी ऑफ द गुड्स व्हिचएवर इज अर्लियर। क्लियर, नहीं किया तो मान लेंगे एक्सेप्ट हो गया है। क्लियर, अब सर ईवी बिल जनरेटेड इन वन स्टेट इज वैलिड इन अनदर स्टेट आल्सो। बेटा ऐसा नहीं कि सर मान लो दिल्ली से कन्याकुमारी गुड्स जा रही है, कश्मीर से कन्याकुमारी गुड्स जा रही है, तो हर स्टेट वाइज आपको ईवी बिल नया बनाना पड़ेगा। नहीं साहब, एक बार ईवी बिल जो बनाया इट इज वैलिड फॉर एंटायर जर्नी। ओके सर, नाउ सिचुएशंस वेयर ईवी बिल इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल। सर किन किन केस में ईवी बिल नहीं चाहिए? फर्स्ट, वेयर द गुड्स being transported are specified in annexure। सर annexure में जो गुड्स मेंशन्ड है उनके लिए ईवी बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है। सर भली वैल्यू 50,000 से एक्सीड है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ईवी बिल की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। फर्स्ट क्या है? एलपीजी गैस फॉर सप्लाई टू हाउस होल्ड एंड नॉन डोमेस्टिक एग्जेम्प्टेड कैटेगरी कस्टमर्स। अच्छा ध्यान देना बेटा, सर मान लो आप एलपीजी गैस सप्लाई कर रहे हो, उसमें ईवी बिल नहीं चाहिए, पर अगर आप खाली सिलेंडर लेके आ रहे हो वापस से, सर होता ना सर गैस सिलेंडर खाली लेके, एम्प्टी सिलेंडर्स आर फॉर पैकिंग ऑफ एलपीजी गैस आर बीइंग मूव्ड फॉर रीजंस अदर देन सप्लाई, तो ईवी बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर, ओके। केरोसिन ऑयल सोल्ड अंडर पीडीएस, postal baggage for transportation by Department of Post, then natural or cultured pulse or precious and semi-precious stones, precious metals and metals clad with precious metal, jewelry, goldsmith, silversmith, wares and other articles। भाई ज्वेलरी वगैरह ले जा रहे हो, ईवी बिल की जरूरत नहीं, पता पड़ा पीछे चोर लग गए, सर ईवी बिल बनाया, इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज हो गई, लोगों को पता पड़ गया और पीछे चोर लगे, इसलिए ईवी बिल नहीं चाहिए। करेंसी सेम लॉजिक। यूज्ड पर्सनल एंड हाउसहोल्ड आर्टिकल, अपना घर शिफ्ट कर रहे हो, ओ भाई परिवार की बात नहीं कर रहा हो, परिवार शिफ्ट नहीं होता कभी भी जिंदगी में, सर अपना घर शिफ्ट कर रहे हो, यूज्ड पर्सनल और हाउसहोल्ड आर्टिकल शिफ्ट कर रहे हो, ईवी बिल की जरूरत नहीं है। कोरल अनवर्क्ड और वर्क्ड कोरल, ईवी बिल की जरूरत नहीं है। आइए सर नेक्स्ट क्या है? वेयर द गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय नॉन मोटराइज्ड कन्वेंस। सरकार ध्यान देना बेटा, मैं करोड़ों की गुड्स, जब नए नए ईवी बिल आया था, ईवी बिल के प्रोविजन जब नए नए एप्लीकेबल किए थे, तो सर जब तक लोगों को ईवी बिल के बारे में क्लैरिटी नहीं थी, लोगों ने क्या किया सर? नॉन मोटराइज्ड कन्वेंस, बुल कार्ट, सर घोड़ा गाड़ी, साइकिल पे गुड्स ट्रांसफर कर रहे हैं सर लोग, सर करोड़ों के डायमंड्स जेब में रख लिए, और सर आप क्या कर रहे हो? नॉन मोटराइज्ड कन्वेंस के थ्रू सर गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, ईवी बिल की जरूरत नहीं है सर। मतलब कुल मिला के नॉन मोटराइज्ड कन्वेंस के केस में सर गवर्नमेंट को पता है सर इतना भारी कोई ट्रांसपोर्टेशन हो नहीं सकता, इसलिए ईवी बिल की जरूरत वहां पे नहीं होती है। देन वेयर द गुड्स आर बीइंग transported from the custom port, airport, air cargo complex and land custom station to inland container depot or a container freight station for clearance by custom। अच्छा सेम पॉइंट यहाँ दे रखा है, वाइस वर्सा, इनलैंड कंटेनर डिपो या कंटेनर फ्रेट स्टेशन से कस्टम के पास आ रहा है, या अंडर कस्टम्स कंट्रोल ट्रांसशिपमेंट हो रहा है वन पोर्ट टू अनदर पोर्ट या कस्टम पोर्ट टू पोर्ट। क्लियर, तो ऐसे केस में भी ईवी बिल की जरूरत नहीं है, क्योंकि कस्टम सुपरविजन या कस्टम सेल में गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रही, कोई दिक्कत नहीं सर। देन सर गुड्स इन रेस्पेक्ट टू विच, सर अगर हर स्टेट गवर्नमेंट को यह पावर दे रखा है कि हर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो अपने अपने स्टेट की कंडीशन के हिसाब से कुछ एग्जामिशन दे सकती है, जो एग्जामिशन उस स्टेट ने दिया उस स्टेट का एग्जामिशन सीजीएसटी में भी माना जाएगा। देन सर जो गुड्स एग्जाम्प्टेड है, एग्जाम्प्टेड गुड्स के केस में ईवी बिल नहीं चाहिए, पर डी ऑयल्ड केक अगर है तो ऐसे केस में ईवी बिल रिक्वायर्ड होगा, भले वो एग्जाम्प्ट है फिर भी। देन सर वो 6 गुड्स आता है, घूम लो और झूम लो, जिसपे जीएसटी लेवी नहीं होता है, तो सर अरे पेट्रोल डीजल वगैरह और एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, यहाँ पे ईवी बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है। देन ऐसा कोई ट्रांजेक्शन जो शेड्यूल 3 में कवर है, जीएसटी लेवी नहीं होता है, ईवी बिल किस बात का भाई? देन सर वेयर द गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड आर ट्रांजिट कार्गो फ्रॉम और टू नेपाल एंड भूटान। देन आता है क्या सर? कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट अपने यूनिट रन कैंटीन्स को या अपने ऑथराइज कस्टमर को गुड्स भेज रहा है, तो ऐसे केस में ईवी बिल नहीं चाहिए। सेम वे सर सप्लाई ऑफ हेवी वाटर एंड न्यूक्लियर फ्यूल्स बाय डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी टू एनपीसीआईएल को अगर ये गुड्स भेज रहे हैं तो ऐसे केस में ईवी बिल नहीं चाहिए। देन डिफेंस फॉर्मेशन अगर गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है एज ए कंसाइनी, सर ईवी बिल नहीं चाहिए, क्योंकि वो बहुत सीक्रेसी के साथ ट्रांसपोर्ट होता है। देन सर अगर गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन कर रही है जहां पे कंसाइनर गवर्नमेंट है और ट्रांसपोर्ट हो रहा है बाहर रेलवे, ईवी बिल नहीं चाहिए। देन वेयर द एम्प्टी कार्गो कंटेनर्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड, खाली ट्रक जा रही है भाई, ईवी बिल थोड़ी चाहिए सर। देन सर अगर कोई व्हीकल सर वे ब्रिज जा रहा है, सर कहां पे? वजन कराने के लिए व्हीकल का, सर अपने यहां से कहा जा रहा है
वे ब्रिज आ रहा है और वे ब्रिज विद इन 20 किलोमीटर विद इन द सेम स्टेट और वापस से वे ब्रिज में वेइंग होके हमारे पास वापस आने वाला है, तो ऐसे केस में केवल डिलीवरी चालान दे देना, वहां पे सर ईवी बिल की जरूरत नहीं होगी। क्लियर, ये वो सारे केसेस जहां पे ईवी बिल नहीं चाहिए। देन रूल नंबर 138 ए कहता है कि डॉक्यूमेंट्स एंड डिवाइसेस टू बी कैरिड बाय अ पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेंस। सरकार जब ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तब क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? सबसे पहले बात टैक्स इनवॉइस या डिलीवरी चालान या बिल ऑफ सप्लाई इस द केस में भी, एंड ईवे बिल। पर अगर आप इंपोर्ट ऑफ गुड्स करो तो साथ में बिल ऑफ सॉरी अरे सर कस्टम क्लियरेंस का डॉक्यूमेंट बिल ऑफ एंट्री भी साथ में होना चाहिए। पर हाँ यहां बोल दिया क्या, अगर अरे आपने ई इनवॉइस इशू किया है गवर्नमेंट नोटिफाइड वेबसाइट के थ्रू, तो सर अगर आपके पास वो क्यूआर कोड है जिसमें एम्बेडेड आईआरआर नंबर याद है बेटा, इनवॉइस रेफरेंस नंबर अगर होता है तो सर ऐसे केस में डिपार्टमेंट चाहे तो डायरेक्ट स्कैन करके उसको वेरीफाई कर लेगा, इसलिए वहां पर फिजिकल कॉपी ऑफ द टैक्स इनवॉइस नहीं हुआ तो भी चल जाएगा साहब। क्लियर। एंड सर जहां पर आपने ई इनवॉइस इशू किया था गवर्नमेंट नोटिफाइड वेबसाइट से, तो उसमें इनवॉइस जो आईआरएन होता है ना बेटा, इनवॉइस रेफरेंस नंबर, वो अगर आपने ईवी बिल के पार्ट ए में फिल कर दिया तो ऑटोमेटिक सारा इन्फॉर्मेशन पार्ट ए का फिल हो जाएगा। रूल नंबर 138 बी कहता है वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट एंड कन्वेंस कमिश्नर या एनी ऑफिसर ऑथराइज बाय इन दिस बिहाफ। सर वो लोग चाहे तो किसी भी प्रॉपर ऑफिसर को ऑथराइज कर सकते हैं टू इंटरसेप्ट एनी कन्वेंस ड्यूरिंग ट्रांजिट, और उस व्हीकल को, उस कन्वेंस को वो इंटरसेप्ट करके वेरीफाई कर सकते हैं गुड्स को एंड डॉक्यूमेंट्स को। सर रूल नंबर 138 कहता है इंस्पेक्शन एंड वेरिफिकेशन गुड्स। अब साहब ऑफिसर को पावर दे दिया कि वो इंस्पेक्शन कर सकता है इंटरसेप्ट करके, पर इंस्पेक्शन जो करना है उसने इंस्पेक्शन कर लिया, उसकी रिपोर्ट होती है, उसकी समरी रिपोर्ट इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड विद इन 24 आवर ऑफ द इंस्पेक्शन, और फाइनल रिपोर्ट सबमिट करेगा विद इन 3 डेज, और कमिश्नर के पास पावर है कि वो चाहे तो फर्दर एक्सटेंशन दे सकता है, नॉट मोर देन 3 more days का मतलब 3 days प्लस 3 days। क्लियर। पर ये 24 आवर में समरी रिपोर्ट और 3 days प्लस 3 days के अंदर फाइनल रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी उस ऑफिसर को जिसने इंटरसेप्ट करके व्हीकल को वेरीफाई किया है। पर ध्यान देना बेटा, ये अगेन 24 आवर या 3 दिन कब से काउंट होंगे? मिडनाइट से बेटा, जिस दिन वेरीफाई हुआ वो रात कि 12 बजे से एक दिन काउंट होता है बच्चों। ओके क्लियर, डन। और हाँ, एक बार अगर फिजिकल वेरिफिकेशन हो गया किसी व्हीकल का तो नो फर्दर फिजिकल वेरिफिकेशन टिल इट्स डेस्टिनेशन अनलेस देयर इज ए स्पेसिफिक, मतलब एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिली कि सर इसने कुछ वेरिफिकेशन होने के बाद कुछ ना कुछ गड़बड़ किया, टैक्स एविजन का काम कर रहा है ये। क्लियर। रूल नंबर 138 डी बोलता है क्या, फैसिलिटी फॉर अपलोडिंग इन्फॉर्मेशन। सरकार अगर आपको 30 मिनट से ज्यादा रोक दिया है वेरिफिकेशन के लिए तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप अपलोड कर सकते हो कस्टम पोर्टल पे, मेरे को इतनी देर तक रोका था। क्लियर। रूल नंबर 138 ई वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी गुड रूल। सर ये कहता है क्या, अगर किसी पर्सन ने जो आउटवर्ड सप्लाई ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स कर रहा है, उसने अगर इन चारों में से कोई भी एक काम करेगा, मतलब इन चारों में से कोई भी एक पर्सन अगर है, तो ऐसे केस में ऐसे सप्लायर के रेस्पेक्ट में द पर्सन हु इज मेकिंग आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ द गुड्स, उसके रेस्पेक्ट में कोई भी पर्सन, भले वो कंसर्नर हो कंसर्नी हो सर, भले वो ट्रांसपोर्टर हो, ई कॉमर्स ऑपरेटर हो, कुरियर एजेंसी हो, कोई भी पर्सन ईवे बिल का पार्ट ए जनरेट नहीं कर पाएगा। आप ईवे बिल का पार्ट ए नहीं बना पाएगा मतलब कुल मिला के ईवे बिल जनरेट नहीं हो पाएगा। ईवे बिल जनरेट नहीं हो पाएगा मतलब अल्टीमेटली वो आउटवर्ड मूवमेंट कर ही नहीं पाएगा अगर उसने इन 4 में से कोई भी एक काम किया हुआ तो बेटा। क्लियर। फर्स्ट, अगर वो एक कंपोजिशन डीलर है बेटा, कौन है सर? कंपोजिशन डीलर है, कंपोजिशन सप्लायर है, और उसने लास्ट 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर के जीएसटी सीएमपी 08 फाइल नहीं किया, मतलब टैक्स पे नहीं किया सरकार को सर। देन अगर आप एक नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन हो और आपने 2 टैक्स पीरियड के रिटर्न सबमिट नहीं किए, रिटर्न मतलब जीएसटी भी सबमिट नहीं किया, मतलब टैक्स पे नहीं किया सर, आपके रेस्पेक्ट में भी आपके भी आउटवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ द गुड्स के रेस्पेक्ट में ईवी बिल जनरेट नहीं हो पाएगा, ब्लॉक हो जाएगा सर। या फिर आपने जीएसटीआर 1 स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई सर 2 मंथ या 2 क्वार्टर, जिसका क्वार्टरली क्यूआरएमपी स्कीम है उन्होंने 2 क्वार्टर के लिए, जिनका मंथली स्कीम है उन्होंने 2 महीने के लिए, 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर के लिए जीएसटीआर 1 सबमिट नहीं किया। या फिर आप ऐसे किसी पर्सन, ऐसे कोई पर्सन जिसका रजिस्ट्रेशन क्या हो रखा है, सस्पेंड हो रखा है, तो ऐसे पर्सन के रेस्पेक्ट में कोई भी आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ द गुड्स के लिए ईवी बिल जनरेट नहीं हो पाएगा। पर कमिश्नर के पास पावर है कि आफ्टर रीजनेबल रीजन वो चाहे तो अलाउ कर दे, बट ओनली आफ्टर रिकॉर्डिंग द रीजंस इन राइटिंग वो अलाउ कर सकता है। ठीक है सर, जनरेट करने तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। क्लियर सर। आफ्टर गिविंग, पर हाँ आपने अगर अप्लाई किया है, आपको आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर रहा है तो वो आपको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी बिंग हर्ड देगा बेटा। क्लियर, डन। अच्छा, कमिश्नर मतलब आपका जो जुरिस्डिक्शनल कमिश्नर है उसकी बात करें हम, भले वो एसजीएसटी वाला हो या सीजीएसटी हो, यूटीजीएसटी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आपका जुरिस्डिक्शनल कमिश्नर है उसको आप अप्लाई कर सकते हो कि साहब मेरे को अलाउ कर दो। क्लियर सर। रूल नंबर 55 ए बोलता है क्या, अगर मान लो किसी केस में ईवी बिल एग्जम्प्ट है, ईवी बिल इशू करने की जरूरत नहीं, पर सर आपको टैक्स इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई या सर इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई तो आपको कैरी करना ही पड़ेगा। क्लियर। आइए एक और सर्कुलर था, ईवे बिल इन केस ऑफ स्टोरिंग ऑफ गुड्स इन गोडाउन ऑफ द ट्रांसपोर्टर। मान लो आप सर मैंने मान लो पुणे से कोई गुड्स परचेज किया, आ रहा है कहां पर सर? दिल्ली। अब सर दिल्ली गुड्स आ रहा है, पर दिल्ली का जो मैं मान लो
कंसाइनी हूं, परचेजर हूं, मेरे पास स्टोरेज की कैपेसिटी नहीं है, मैंने ट्रांसपोर्टर को बोला कि तुम एक काम करो, उन गुड्स को आपके ही वेयर हाउस में स्टोर कर लो, तो ऐसे केस में क्या होता है, ईवी बिल का रिक्वायरमेंट क्या होगा साहब। अब ऐसे केस में पहली बात तो ये ईवी बिल जो इश्यू होगा वो होगा पुणे से लेकर उस दिल्ली के ट्रांसपोर्टर के वेयर हाउस तक। अब पहली बात तो ये दिल्ली का ट्रांसपोर्टर का वेयर हाउस, दिल्ली का जो ट्रांसपोर्टर उसका जो वेयर हाउस है वहां पे मेरे गुड्स स्टोर्ड है, तो मेरे को उस प्लेस को डिक्लेयर करना पड़ेगा एज माय एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। सेकंड थिंग, मैं चाहूं तो उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्ड्स वगैरह अपने आप मेंटेन करूं, वो कोई दिक्कत नहीं, मेरे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे उन गुड्स के रेस्पेक्ट में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन कर लूंगा, पर दैट प्लेस हैज टू बी डिक्लेयर्ड बाय मी एज माय एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। प्लस जब गुड्स पुणे से निकल के आएगी और सर वो ट्रांसपोर्टर के वेयर हाउस में जब स्टोर होगी, तो पहली बात तो ये ईवी बिल जो जनरेट होगा वो पुणे से लेकर उस ट्रांसपोर्टर के वेयर हाउस तक होगा, और जैसे गुड्स वहां पहुंची ईवी बिल वैसे भी क्या हो गया, खत्म हो गया साहब, काम खत्म हो गया। सर अब जब मैं कस्टमर जो हो वो ट्रांसपोर्टर को बोलेगा भाई वहां से गुड्स उठा और मेरे कस्टमर का डायरेक्ट भेज दिया, मेरा भेज दे, तब नया ईवी बिल जनरेट होगा साहब। देयर इज नो पॉइंट ऑफ एक्सटेंडिंग द वैलिडिटी ऑफ ईवी बिल। जो पुराना ईवी बिल था उसकी वैलिडिटी को एक्सटेंड करने की बात आएगी नहीं, क्योंकि देयर आर टू डिफरेंट मूवमेंट्स, और टू डिफरेंट मूवमेंट ऑफ द गुड्स के लिए दो अलग अलग ईवी बिल जनरेट होंगे। इसी के साथ भारत माता की जय। सर इसी के साथ ये इंस्पेक्शन सर्च एंड ईवी बिल का प्रोविजन चैप्टर भी खत्म होता है। अब आई होप आपको चैप्टर समझ में आ रहा है, आपके चैप्टर्स आपके एंड पे रिवाइज हो रहे हैं। एंड सर दिस रिवीजन लेक्चर्स, सर इसको अगर आपने कंसंट्रेशन से 2-3 बार सुन लिया, भारत माता की जय होने वाली है, क्योंकि सर ये पूरा चैप्टर, ये पूरा टॉपिक जो भी आप पढ़ रहे हो वो आपके यहाँ 100% फिट होना बहुत जरूरी है। दिस रिवीजन लेक्चर्स विल हेल्प यू। कैसे सरकार एग्जाम के अंदर क्या होता है, कई बार क्वेश्चंस कनेक्टेड होते हैं, कोई पॉइंट यहां से उठाया, कोई पॉइंट यहां से उठाया, 3-4 क्वेश्चन पॉइंट उठा के एक साथ एक क्वेश्चन बना दिया, सारे पॉइंट एक साथ आपको याद आना इज वेरी एसेंशियल। ये सिलेबस पूरा आपके कंट्रोल में आना इज वेरी एसेंशियल। क्लियर, इसलिए पढ़ते रहिए, कॉन्फिडेंस के साथ पढ़िए, पूरा कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़िए। एंड सर ऑल द बेस्ट, हमारी सारी दुआएं आपके लिए। भारत माता की जय। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।